नमस्कार प्यारे बच्चों। तो 17 मार्च का आपका सामाजिक विज्ञान को होने वाला पेपर मिल चुका है। तो ध्यान से देखिएगा पेपर को, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और सभी बच्चे यहाँ पर 80 में से 80 मार्क्स ला सके। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए किस तरह का ये पेपर रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए आंसर के साथ और रट लीजिए पूरा पेपर, क्योंकि यही पेपर आपको 17 मार्च को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से तैयार रहिए 17 मार्च को इस पेपर के साथ। तो देखिए बच्चों, ये आपका सेक्शन ए है और जिसमें ये क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको देखते हैं और सभी क्वेश्चनों के आंसर्स देखते चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह टिप्पणी किसने की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिक। किसने की थी? वेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड, हुम मेड दिस रिमार्क? मैटरनिक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ था? ये जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? चीन, भारत, जापान, इटली। किस में हुई थी? तो ये हुई थी चीन में। किस में हुई थी भाई? चीन में हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका सिक्स क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या झारखंड? तो हम जानते हैं मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम क्या है ना। राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बच्चों, तो बताइएगा कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उस वो कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग किसे यूज करता है? बॉक्साइट को, क्योंकि बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। क्या हो जाएगा? जल परिवहन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो कितने हिस्सों में बांटा गया है भाई? राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का या कार्ल मार्क्स का? तो किसका है ये कथन था? महात्मा गांधी का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, त्रिदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि हम जानते हैं भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, है ना, बसपा, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको हम दल कह रहे हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है, फिर देखिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया या
अपारदर्शी प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी प्रक्रिया। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आवास के लिए, फसल उद्योगों के लिए, विदेश यात्रा के लिए या पारिवारिक आय के लिए? किसके लिए होती है? फसल उद्योगों के लिए, यानी कि फसल के लिए क्या होती है? कर्ज की आवश्यकता होती है। फिर देखिए विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण? तो विभिन्न देश मतलब पूरे विश्व में बहुत सारे देश जब क्या होंगे? एकीकृत होंगे तो उसको हम कहेंगे वैश्वीकरण। ठीक है, क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में जो नवीकरण साधन है वह है कच्चा तेल, लोहा, तांबा या जल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल। जल में हम कुछ नवीकरण यानी कि नवीकरण ऊर्जा का साधन है, इसमें हम कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जल कभी खत्म तो हो नहीं रहा। कच्चा तेल है जैसे पेट्रोल हो गया या धातुएं, इनकी भी संख्या कम हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपरा क्या है ना? तो ये क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता दल या उपयुक्त सभी? तो कोपरा क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। क्या है कोपरा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। फिर देखिए यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है 1834 में प्रसा की पहल पर खालिस्तान नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। कौन सा शुल्क संघ स्थापित किया? जाल्वे राइन। कौन सा था? जाल्वे राइन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, खालिस्तान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो भारत कौन सी खाद्यान्न फसल है? चावल है, गेहूं है ना? ये क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, बाजरा भी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण खालिस्तान में किया गया। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1953 में, 1953। फिर देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में। किसके हाथों में? जनता के हाथ। हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए किया गया शासन, किया गया शासन। ठीक है, तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र है। फिर देखिए किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को खालिस्तान निगम कहा जाता है। अब बहुत सारे देश जब भी आ जाते हैं क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है, और कंपनियां कैसी होंगी? वो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां। फिर देखिए यहाँ पर अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में आपको देना है। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट टाइप, कैसे हैं ये? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी वस्तुएं थी, यानी फसलें स्पेशली बात करें तो यहाँ पर कपास और नील। क्या थी? कपास और नील। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। क्या है? डायमंड सूत्र। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई? इससे पहले एमसीक्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन देखा गया। तो ये यहाँ हमको चीन, जापान और कोरिया में, चीन, जापान और कोरिया में ये विकसित हुई। ठीक है, फिर देखिए वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए, है ना? तो कौन कौन सी वस्तुएं? हम जानते हैं लकड़ी हमको वनों से ही प्राप्त होती है ना? फिर गोंद यहाँ हो जाएगी। ठीक है, गोंद भी कहाँ से मिलती है?
यहीं से मिलती हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, फसलें हैं। फिर देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी? विनिर्माण उद्योग को। किसको? विनिर्माण उद्योग को कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो भारत में कौन सी है सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन? ये है हजीरा विजयपुर। कौन सी है? हजीरा विजयपुर, यहाँ पर सबसे बड़ी पाइपलाइन। फिर देखिए, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? कौन सी शासन प्रणाली बेल्जियम में? संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। फिर देखिए, नारीवाद का क्या अर्थ है ना? तो ये नारीवाद वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आपको बताना है कि नारीवाद का क्या अर्थ है। याद करने जाना, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों के नाम बताओ जहां पर लोकतंत्र मजबूत और सफल है ना? कौन से ऐसे दो देश हैं जहां लोकतंत्र कैसा है? मजबूत भी है और सफल भी है। तो इसका आंसर यहाँ पर ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मुद्रा के कोई दो आधुनिक रूप बताइए, है ना? आजकल वैसे बिटकॉइन वगैरह भी चल रहा है ना, डिजिटल करेंसी, लेकिन हम अपने बुक के अकॉर्डिंग बताएं तो करेंसी, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बैंकों में निक्षेप। क्या हो जाएगा? बैंकों में निक्षेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए। तो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? रैनवैक्सी। ठीक है। कौन सी है? रैनवैक्सी है। वैसे तो जियो भी है ना, रिलायंस इंडस्ट्री की है, और टाटा स्टील भी है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन रैनवैक्सी। ठीक है। उपभोक्ता जो भी वस्तु या सेवा खरीदना चाहता है उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है? इसको हम आरटीई बोलते हैं ना, आरटीआई, सॉरी, आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, या सूचना पाने का अधिकार। क्या है? सूचना पाने का अधिकार। तो आपको जब भी लगे कि किसी चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है और आपको उसकी नॉलेज चाहिए तो आप आरटीआई लगा सकते हो। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो है कि खंड ब। देख लीजिए एक बार सभी क्वेश्चंस को, 50 वर्ड में आपको इनका आंसर लिखना है। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि का क्या प्रमुख उद्देश्य था? फिर देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, है ना, कि क्या गरीब हो गया था भारत, है ना। भूमि निम्नीकरण संरक्षण के दो उपाय बताइए। कि भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है? भूमि अपरदन हो गया, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई, तो इसको हमको बचाना है, तो इसके कोई दो उपाय, सभी ज़्यादातर गाँव से है तो बता ही दोगे आप लोग, इजी है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। फिर देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है ना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। धर्म निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, है ना। हमारा जो देश है वो भी धर्मनिरपेक्ष है ना। तो इससे आप क्या समझते हो, राज्य के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है। प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय, और राष्ट्रीय आय, पूरे टोटल पूरे देश की आय, है ना, उनके बारे में लिखना है। फिर देखिए, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताइए, है ना। संगठित जो कंपनियां वगैरह हैं वो, असंगठित जो गरीब लोग हैं बेचारे ठेले ठाले लगाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, है ना। तृतीय क्षेत्र क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है ना।
तो भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने पर, है ना, गवर्नमेंट इम्पोजिंग बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में आपको बताना। फिर देखिए खंड से या सेक्शन सी देखिए यहाँ पर, यह है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा। और इससे सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इन जो ये क्वेश्चन हैं दीर्घ उत्तरात्मक, इन सभी में आपको अथवा देखने को मिलने वाला है। तो देखिए 14 क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, व्याख्या कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता आप ये कर सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध व उसके बाद भारत में औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा मिला, है ना, इनमें से कोई एक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय बताइए कि कौन कौन से 3 सुरक्षा उपाय है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो, वर्षा जल संग्रहण से किसे कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य से लिखिए। अभी वर्षा जल संग्रहण क्या है, इतना इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, 3 मार्क्स ले सकते हो आप, ठीक है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसकी, संघीय व्यवस्था की, ठीक है। संघवाद क्या है, भारत में संघवाद के स्वरूप कैसा है बताइए, 3 मार्क्स का है, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या कीजिए। अथवा आप ये भी कर सकते हो, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। अब हमारा सेक्शन डी है, यानी सेक्शन दे लास्ट है। यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। और इसमें भी आपको खुशखबरी, सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ भी आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी एक कर सकते हो, तो 4 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। और आपको लिखना है, याद रखने का। 18 क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए कि असहयोग आंदोलन जब था तो शहरों में किस तरह की गतिविधियां हुई थी, ठीक है। अगर ये करना चाहते हो, ये आ रहा है तो ये, वरना तो दूसरा वो नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। अथवा में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है, तो महात्मा गांधी का योगदान तो बहुत बड़ा है ना, तो उनका आप डिटेल से कर सकते हो और 4 मार्क्स ले सकते हो। फिर देखिए राजनीतिक दल क्या है ना, राजनीतिक दल क्या है, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं, है ना। अब ये अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए कि कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था है भारत में, ठीक है। फिर देखिए आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पर, है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मानचित्र में आंसर देना है और मानचित्र में आपको क्या है, जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं वो आपको दर्शाने हैं। तो भारत का मानचित्र, किसका मानचित्र है, भारत का। तो याद रहे आप अपना भारत का मानचित्र पूरी तरह से रट जाइए कि सभी को देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य मानचित्र में कहाँ कहाँ पर है, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। सभी राज्यों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली आप मानचित्र में राज्य तो जरूर पता करके जाइएगा ताकि इजीली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो भारत का मानचित्र उसमें अजमेर दर्शाना, आप जानते हो अजमेर राजस्थान में है, गया आपको दर्शाना जो कि बिहार में है, दुर्ग आपको दर्शाने हैं, है ना, दुर्ग है, और नेल्लोर, ये आप जैसे नेल्लोर आई थिंक बेंगलोर में है ना, तो वो आपको ये सब चीज़ें दर्शानी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं हो पा रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, भारत के मानचित्र में प्रमुख लोहा एवं इस्पात संयंत्रों के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर दुर्गापुरा है, विशाखापट्टनम है, विजयनगर है, जैसे जमशेदपुर आई थिंक झारखंड में है ना। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ये ग्राफ जो आपका मानचित्र है उसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो बच्चों ये था आज का पेपर, मतलब जो आपको 17 मार्च को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलने वाला है, 17 मार्च को देखने को मिलने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी जो आपके पेपर रह रहे हैं उन सभी पेपर भी आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर ला सके और मैक्सिमम परसेंटेज भी बना सके, अच्छे मार्क्स से पास भी हो सके ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो तक को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, है ना। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।